आरक्षण का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इससे किसी को ऐतराज नहीं होगा। मिलॉट कहते हैं कि एक पीढ़ी में आरक्षण जो ले लिया वो अगली पीढ़ी में नहीं जा सकता। मिलॉट कहते हैं कि क्रीमी लेयर आना चाहिए। मिलॉट कहते हैं कि उपवर्गीकरण हो जाना चाहिए। मिलॉट कहते हैं कि एससी एसटी के आरक्षण को भी बांट देना चाहिए। मिलॉट कहते हैं कि सबसे कमजोर व्यक्ति को भी आरक्षण मिल जाए। For identifying the creamy layer, even the scheduled caste and scheduled tribes, so as to exclude them from the benefit of affirmative action. In my view, only this and this alone can achieve the real equality as enshrined under the Constitution. मगर मिलॉर्ड ये नहीं कहते कि बिना जातिवार जनगणना के आंकड़े कहां हैं कि किसने ज्यादा हक खा लिया और किसके पास बिल्कुल नहीं पहुंचा। मिलॉर्ड क्यों नहीं बताते कि जातिवार जनगणना सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद क्रीमी लेयर या वर्गीकरण उपवर्गीकरण पर बात होनी चाहिए। मिलॉर्ड ये क्यों नहीं बताते कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर मिलने वाला ओबीसी का कोटा आर्थिक आधार पर नहीं जस्टिफाई होगा। मिलॉर्ड को यह बात क्यों नहीं पता है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, वो प्रतिनिधित्व की और हिस्सेदारी का एक टूल है। मिलॉर्ड को क्यों यह बात पता नहीं कि आज भी इस देश का एक भी पब्लिक सेक्टर शायद ऐसा नहीं है जिसमें एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाला कोटा भर गया हो, यानी प्रतिनिधित्व पूरा हो गया। मिलॉर्ड को यह बात क्यों नहीं पता है कि इस देश के विश्वविद्यालयों में आज भी 4% ही ओबीसी है। मिलॉर्ड को विश्वविद्यालयों के आंकड़े क्यों नहीं पता। मिलॉर्ड को आईआईटी आईआईएम के आंकड़े क्यों नहीं पता। मिलॉर्ड को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को संविधान सभा की बहस में किस पहचान के तहत रखा गया था। आरक्षण क्यों उन्हें कैटेगरी को पूरा दिया गया, क्यों उन्हें एक कैटेगरी माना गया, ये बुनियादी सी बातें मिलॉर्ड लोग क्यों नहीं समझते। आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे और बहुत जरूरी वीडियो है। इस वीडियो में पूरे न्यायपालिका के इतिहास को भी बताएंगे कि ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश का मामला क्या था, पंजाब सरकार बनाम देवेंद्र सिंह का मामला 20 साल पुराना क्या था, जिसके आगे बढ़कर के 2024 में 7 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया। क्या देश में राज्य सरकारों ने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को पहले बांटने का कोई कदम उठाया क्या, क्रीमी लेयर क्यों मुश्किल है और कैसे बिना जातिवार जनगणना के ये सारा का सारा मामला आरक्षण की हकमारी तक पहुंच जाएगा। इस वीडियो में एक एक बिंदु पर पड़ताल करते हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले आपको एक सूचना, ये सबसे महत्वपूर्ण सूचना आज के वक्त की है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणियों को सब कैटेगरी यानी उपवर्गीकरण के रास्ते को खोल दिया है और इसके साथ उसने क्रीमी लेयर को भी इसमें शामिल करने के लिए तर्क दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है 7 जजों की बेंच के साथ, जिसमें से 6 बनाम 1 के साथ फैसला है कि क्रीमी लेयर को लागू किया जाए और आरक्षण के लाभ से उन्हें बाहर किया जाए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में उपवर्गीकरण किया जाए, यानी सब कैटेगराइजेशन हो कि शेड्यूल कास्ट के भीतर भी कौन आरक्षण का ज्यादा आकांक्षी है, उस तक आरक्षण पहुंचाने के लिए जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है उन्हें अलग कैटेगरी में रखा जाए और जिन्हें बिल्कुल नहीं मिला है उन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा जाए। ये दोनों बातें सुनने में, देखने में बिल्कुल जायज लगती हैं। अगर आप हमसे हमारी राय पूछेंगे तो हम भी कहेंगे कि उपवर्गीकरण में इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अंतिम कमजोर हाशिए पर पड़े व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिले, इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्रीमी लेयर लागू कर दी जाए, इसमें भी इस तरह से कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसकी मंशा और उसमें एक पॉइंट जो है कि बिना आंकड़ों के ये पूरी बातचीत कैसे होगी। तो आंकड़े कहां हैं, किसे आप बांटेंगे, किस किस को किस कैटेगरी में यानी उपवर्गीकरण में शामिल करेंगे,
उसका आधार क्या होगा? और वो आधार तब तक नहीं पता चलेगा जब तक जातिवार जनगणना ना हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज की तारीख में एक जायज फैसला हो सकता था, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जिसमें से एक केवल दलित थे, बाकी सब लोग एक तबके से आते थे, वे अगर एक इस फैसले में एक चीज और शामिल कर लेते कि हम जातिवार जनगणना के लिए भी पैरवी करते हैं, क्योंकि चाहे वो उपवर्गीकरण का मसला हो, चाहे क्रीमी लेयर का मसला हो, चाहे वो कैटेगरी को बांट करके इनको अंतिम व्यक्ति और कमजोर को पहचानना हो, चाहे आरक्षण का प्रतिशत देखना हो, इन सब के लिए आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो कई बार जो बातें दूर से देखने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, उसके भीतर की साजिश बहुत गहरी होती है और आंकड़ों पर बात नहीं होती है। आरक्षण के साथ इस देश में यही हुआ। आरक्षण के लाभार्थी समूहों ने आंख बंद करके आरक्षण को केवल पूजा और आरक्षण के विरोधियों ने केवल चुटकुले बनाए अपमान किया। अमेरिका में व्हाइट और ब्लैक के बीच में जो नस्ल भेद था, उसने दो दो गृहयुद्ध अमेरिका को झेलाए। अमेरिका में व्हाइट्स ने ब्लैक को ये नहीं कहा कि हम तो एक थाली में बैठकर खाते हैं, फिर आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं। अमेरिका के व्हाइट्स ने आंदोलन में ब्लैक्स के पीछे खड़े होकर ये बात कबूल की कि हमारे पुरखों से गलतियां हुई कि उन्होंने रंग भेद किया। हम घुटने पर बैठकर अपने पुरखों के किए गुनाह की माफी मांगते हैं। हमने व्हाइट हाउस बनाया है, लेकिन अब हम अपने देश को इतना बदलेंगे कि उसमें एक ब्लैक को प्रेसिडेंट बनाकर पेश कर दें, बराक ओबामा। व्हाइट्स ने कभी ये नहीं कहा कि हम तो एक थाली में बैठकर खाते हैं और हम तो अन्याय और भेदभाव छुआछूत भी नहीं करते। अमेरिका ने ये नियम बनाया कि हम अपने हर एक पब्लिक स्पेस का डाइवर्सिटी इंडेक्स जारी करेंगे और पूरे देश को ये बताएंगे कि जो जनगणना रजिस्टर में लोग आंकड़े हैं, वो देश चलाने में कहां कहां कितने शामिल हैं। कोई भी फिल्म उनकी ब्लैक और व्हाइट की जोड़ी के बिना पूरी नहीं मानी जाती। कोई भी पब्लिक स्पेस अपने डाइवर्सिटी इंडेक्स के बिना कभी भी लोकतांत्रिक नहीं माना जाता। हमारे देश में इसके उलट हुआ। जिन सवर्णों ने हमारे देश में सामाजिक न्याय की बात की, प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ समता और न्याय की बात की, उन्हें कभी भी अपना नायक नहीं माना गया। चाहे वो राहुल सांकृत्यायन हो, भगत सिंह हो, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, उन तमाम लोगों को हाशिए पर ढकेल दिया गया जिन्होंने इस देश की हजारों साल से शोषण, अन्याय व अत्याचार पर चली आ रही जाति व्यवस्था के खात्मे की कोई मुहिम छेड़ी हो। इसलिए जाति व्यवस्था के खात्मे की सारी लड़ाई भारत जैसे देश में वंचितों, शोषितों के माथे आ गई, जिनके जीवन को पशुवत बना दिया गया था। शूद्र, अति शूद्र कह लें या ओबीसी, एससी और एसटी कह लें, इस देश में जिन्होंने जाति व्यवस्था के आधार पर होने वाले आर्थिक शोषण, लैंगिक शोषण और सामाजिक अन्याय व शोषण को सहा, उन्हीं के बीच से एंटी कास्ट मूवमेंट खड़े हुए और उन्होंने ही इस देश को सबका देश बनाने की जिम्मेदारी उठाई। आजादी के बाद भारत के संविधान में कुछ प्रावधान किए गए कि अनुसूचित जाति को अनटचेबल के तहत जो एक विषमता झेलनी पड़ी, अमानवीय जीवन के लिए मजबूर होना पड़ा, उनके काम से उनकी हिकारत को जोड़ दिया गया कि समाज में कोई धोबी, कोई मोची, कोई मैला ढोने वाला, कोई वाल्मीकि, कोई जाटव, वो जो काम करता है वो अच्छा काम नहीं है। और यह कह करके दलितों के ढेर सारी आबादी को अछूत बना दिया गया। क्या ये मानवीय था? वो मंदिर नहीं जा सकते, वो मुख्य मार्ग पर नहीं चल सकते, वो देश चलाने में शामिल ही नहीं हो सकते, वो कोई और काम नहीं कर सकते। इस देश के आदिवासियों को जल जंगल जमीन से महदूद करके उन्हें जंगलों में कैद रखने की कोशिश की गई। या तो उनके ऊपर अपनी संस्कृति को थोपा गया या उनकी संस्कृति को किनारे कर दिया गया। और जब इस देश के आदिवासियों ने जयपाल सिंह मुंडा बन करके, बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोगों ने जो दलितों के लिए किया या और लोगों के लिए भी किया, जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा की बहस में आदिवासियों के पक्ष को रखा।
अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए बैकवर्ड क्लासेस लीग, बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार जैसे तमाम लोगों ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसकी वजह से अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 340 बना कि हम पिछड़ेपन के आधार पर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नहीं है लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं उनको भी हम आरक्षण देंगे। हम जानते हैं कि जब तक इस देश में आरक्षण लागू नहीं हुआ था तब तक इस देश में एससी, एसटी और ओबीसी में आने वाली कम्युनिटीज की भागीदारी नहीं के बराबर थी। हम आप बाकी दिनों की बात छोड़ दें, हम 2024 के भारत की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि विश्वविद्यालयों में केवल 4% ओबीसी प्रोफेसर पहुंच पाए। इस देश के अरबपतियों में 90% से ज्यादा अरबपति केवल सवर्ण हैं। इस देश के जुडिशरी में, न्यायपालिका में 99% तक आबादी एक ही तबके यानी सवर्ण तबके की है। अपवाद में कभी कोई दलित, कभी कोई आदिवासी और कभी कोई पिछड़ा जज बन जाता है और वो जज सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके इस फैसले के तहत वे टिप्पणियां करने लगे जो आरक्षण विरोधी कल तक चाय चट्टी के चौराहे पर करते थे। आखिरी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? कौन कहता है कि आखिरी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इसके लिए उपवर्गीकरण होना चाहिए। इसका तर्क कैसे जुड़ता है? अगर तर्क जुड़ता है तो आंकड़े कहां हैं? क्या अगर एक पीढ़ी में किसी ने आरक्षण का लाभ ले लिया है तो अगली पीढ़ी में उसकी सामाजिक हैसियत बदल जाएगी? अहिर को अहिरा नहीं कहा जाएगा, धोबी को धोबिया नहीं कहा जाएगा, पासी को पसिया नहीं कहा जाएगा, कोयरी को कोयरिया नहीं कहा जाएगा। क्या सम्मान बदल जाएगा? ये देश वही है जो बाबा साहब अंबेडकर भी अधिकारी बन गए तो फाइल फेंक कर देता था। ये देश वही है जो आईएएस बनने के बाद भी उसको उसकी जाति से पहचानता है और अपमान और अन्याय देता है। तो उपवर्गीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कुछ गहरी आपत्तियां हैं। वो वर्गीकरण तो चाहते हैं, जैसे जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि राज्यों को एससी एसटी की कैटेगरी में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण देने के लाभ से बाहर निकालने के लिए एक नीति बनानी चाहिए और इसमें सच्ची समानता हासिल करने का यही तरीका है। दूसरे जज विक्रम नाथ ने इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि जैसे ही ओबीसी कैटेगरी पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू है वैसे ही एससी एसटी पर भी होना चाहिए। जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि आरक्षण का लाभ केवल एक पीढ़ी तक ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अगली पीढ़ी का कोई सदस्य आरक्षण के माध्यम से उच्च पद पर पहुंच गया है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं होना चाहिए। चौथे जज जस्टिस सतीश शर्मा ने कहा कि वो जस्टिस गवई के इस विचार से सहमत हैं कि एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर की पहचान हो और यह मुद्दा राज्य के लिए एक संवैधानिक अनिवार्यता बनाया जाए और इसमें क्रीमी लेयर का अवधान केवल अभी तक ओबीसी में है। 7 जजों की बेंच ने उसे एससी और एसटी में लागू करने का फरमान जारी किया है। हम देश से जानना चाहते हैं कि क्रीमी लेयर के क्रीम को कैसे पहचाना जाएगा। जिनके पिता जज थे उनके बेटे भी जज बन करके आज फैसले दे रहे हैं। इस देश में न्यायपालिका 100 घरों तक महदूद कर दी गई है वहां, लेकिन परिवारवाद और एक ही पीढ़ी और एक ही जाति के लोगों का कब्जा होना, लेकिन कभी उन्होंने अपने यहाँ क्रीम को नहीं पहचाना। इस देश के अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के क्रीम को पहचानने की बात की गई तो अगर विश्वविद्यालयों में केवल 4% प्रोफेसर ओबीसी के पहुंचे, इस देश के आईआईटीज, आईआईएम में आज भी प्रोफेसर में 4 से 5% ही ओबीसी पहुंचे, तो क्रीम कहां है? ओबीसी को मंडल कमीशन बताता है कि 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलेगा, तब जाकर के उनको कोटा पूरा मिलेगा। और इस बात को समझने के लिए क्या यह तर्क नहीं देना चाहिए कि अगर ओबीसी का कोटा 27% अपर लिमिट के बाद रखा गया और अगर ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहते हैं कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा आने के बाद अपर लिमिट को 60% माना जाए, यानी 50% की उच्च सीमा खत्म हो गई है। क्या न्यायपालिका में बैठे जजों ने कभी यह बात कही कि ओबीसी में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को तब जाकर के कोटे का लाभ मिलेगा जब तक कि वह 27% का कोटा बढ़ाकर मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 52% न कर दिया जाए? उपवर्गीकरण से देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्गीकरण के बाद उपवर्गीकरण का खाका क्या होगा? क्या बिना जातिवार जनगणना के संभव है इस बात की पहचान कर पाना कि कुछ जातियों ने क्या अपने हिस्से से ज्यादा हक ले लिया है?
ये कैसे समझ में आएगा? इसका आंकड़ा क्या है? और अगर बिना आंकड़े के सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहते हैं तो इसका मतलब चाय चट्टी पर कल तक आरक्षण विरोधियों की जो बहसें हो रही थी वही सबसे अच्छी बहसें, उन्हीं तर्कों को सुप्रीम कोर्ट के जज भी दे रहे। हालांकि एक लाइन उन्होंने कहा है कि आंकड़े पर्याप्त होने चाहिए, फिर वो लाइन कहां है कि आंकड़े कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? क्या रोहिणी कमीशन बनाकर उप ओबीसी के उप वर्गीकरण का सवाल इस देश में नहीं है? क्रीमी लेयर ओबीसी में लागू है, क्या उसके बाद भी उप वर्गीकरण को माना नहीं जाता है? इन तमाम सवालों का एक जवाब है जातिवार जनगणना। और बिना जातिवार जनगणना के क्या यह संभव है कि जिसके हक देने के बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसमें कोई तार्किक बात हो जाए? सिलसिलेवार आप इस पूरे तकनीकी मामले को देख लेते हैं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। यह मामला सीधे 2004 के उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2004 में कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी यानी उप वर्गीकरण का अधिकार नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट में इसी फैसले को अब आगे बढ़ाया गया था। उस समय यह कहा गया था कि रिजर्वेशन सब कैटेगरी पर मिलेगा कि नहीं, राज्यों के पास कोटा बढ़ाने और बांटने का अधिकार होगा कि नहीं। यह मामला कोर्ट पहुंचा था जिस पर 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और तमाम सरकारों का पंजाब सरकार बनाम ये फैसला उसमें शामिल था। दरअसल 1975 में पंजाब ने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के रिजर्वेशन को 2 भागों में बांट दिया था, एक वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और दूसरा बाकी अनुसूचित जातियों के लिए। 30 साल तक यह नियम रहा। उसके बाद 2004, 5, 6 के आसपास यह मामला पंजाब हाई कोर्ट पहुंचा। ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला दिया गया और इस फैसले को रद्द कर दिया गया और पंजाब सरकार के एससी कैटेगरी में डिवीजन को ब्रेक कर दिया गया। चिनैया फैसले में कहा गया था कि एससी कैटेगरी में सब कैटेगरी शामिल है और वो एक जैसी कैटेगरी है, इसे आप उसको बांट कैसे सकते हैं? अब इस 7 जजों की बेंच ने कह दिया कि आप बांट सकते हैं और इससे अनुच्छेद 14, 15 का कोई उल्लंघन नहीं होगा। जबकि चिनैया में कहा गया था कि अगर आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बांटेंगे यानी उप वर्गीकरण करेंगे तो इससे उनकी जो एक पहचान है वो ब्रेक होगी और इसका अधिकार नहीं मिलेगा। आर्टिकल 341 के तहत केवल राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में कौन सी जातियां शामिल होंगी, कौन से निकाली जाएंगी या उन पर वर्गीकरण होगा या नहीं होगा। इसमें दूसरा कोई शामिल नहीं हो सकता। लेकिन 2005 में ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जातियों को हटाने और जोड़ने का अधिकार तो केवल राष्ट्रपति के पास है, तो यह अधिकार राज्य को कैसे दे सकते हैं? और यह फैसला उस अधिकार को राज्य को सौंप रहा है। इसलिए ये बहुत विरोधाभास पैदा कर रहा है। और विरोधाभास इस बात का है कि सामने से देखने में तो आपको भी ये लगेगा कि उपवर्गीकरण से क्या नुकसान है, जो जातियां जो समुदाय पीछे रह गए उनको आगे आने का मौका मिलेगा। वैसे ही क्रीमी लेयर से क्या नुकसान हो सकता है? क्रीमी लेयर तो अच्छी चीज है। इस बात के तर्क से कोई इनकार नहीं कर सकता कि क्रीमी लेयर भी जायज है, उपवर्गीकरण भी जायज है। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में अगर आप वर्गीकरण करते हैं तो असल में उनकी पहचान के ऊपर हमला करते हैं। वो जो एक पहचान जो अछूत रहने की थी, वो जो एक पहचान जो उनके सामाजिक रूप से काम के आधार पर मिली वंचना से जुड़ गई थी। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, तमाम वे जातियां जिनके पेशे से अपमान और स्वाभिमान जोड़ दिया गया। तो जो सामाजिक वंचना है, सामाजिक अन्याय है, वो जाति के नाम पर है। हजारों साल से उनके काम के आधार पर उनके नाम और पहचान को जोड़कर अपमान और तिरस्कार मिला। क्या एक पीढ़ी की नौकरी से वो अपमान और तिरस्कार बदल गया? क्या एक पीढ़ी की नौकरी मिल जाने से सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड बताएं कि आईएएस बन जाने पर किसी दलित से कोई सवर्ण शादी करने को तैयार है? क्योंकि दोनों की आर्थिक कैटेगरी तो एक हो गई, दोनों आईएएस हैं, तो क्या दोनों के बीच रोटी बेटी का संबंध जायज है?
क्या दोनों में छुआछूत खत्म हो गया? क्या दोनों को समाज एक सम्मान देगा, बशर्ते कि दोनों आईएएस हैं? इस देश के प्रोफेसरों में क्या दोनों कैटेगरी के लोग प्रोफेसर बन जाएं तो समाज में उतनी ही इज्जत जितनी एक सवर्ण को मिलेगी, उतनी ही एक दलित, एक पिछड़े और एक आदिवासी प्रोफेसर को मिलती है क्या? क्या ये बात मिलॉट को नहीं पता कि आप जो कह रहे हैं कि एक पीढ़ी में आरक्षण मिल गया, तो आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। सबसे बुनियादी और कोर तर्क यह था, गरीबी के आधार पर किसी तरह का आरक्षण इस देश में नहीं शामिल है। वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया। आज अगर यह फैसला लागू हो गया तो कल तो गरीबी के आधार पर ही केवल आरक्षण बचेगा। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जबकि सामाजिक वंचना जाति के नाम पर इस देश में रही। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन जब इंदिरा साहनी मामले में 9 जजेस की बेंच के सामने पहुंचती है और तर्क ये दिया जाता है कि भाई शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन को जाति के आधार पर नहीं देखा जा सकता है, तो इंदिरा साहनी मामले में 9 जजेस की बेंच ने माना कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन बिल्कुल जायज है कि जाति के नाम पर ही इनको सामाजिक और शैक्षणिक वंचना का शिकार होना, जाति के नाम पर ही आर्थिक संसाधनों से वंचित रखा गया। इसलिए आरक्षण जाति के आधार पर मिला, न कि गरीबी उन्मूलन के नाम पर। लेकिन 7 जजेस के बेंच कहती है कि वो आर्थिक कैटेगरी हो जाएगी, इसलिए उसमें क्रीमी लेयर लगा दो। क्या क्रीमी लेयर से उस समाज के लेयर में एक दलित, एक पिछड़े, एक आदिवासी को वही सम्मान मिला जो बाकी क्रीम को मिला? क्या मिलॉट के पास इसका कोई आंकड़ा है? क्या मिलॉट के पास इसका कोई सामाजिक और समाजशास्त्री विश्लेषण की फिलॉसफी है क्या? नहीं है। इस देश की कड़वी सच्चाई यह है कि आप बड़े से बड़े अधिकारी बनकर बहुत बड़े पोस्ट पर पड़े जाएं, आप क्यों न राष्ट्रपति बनकर रामनाथ कोविंद हो जाएं, मंदिर में नहीं घुस सकते। आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन जाएं, लेकिन आप आदिवासी पहचान के साथ कई जगह भेदभाव के शिकार होंगे। इसलिए यह फैसला बेहद आपत्तिजनक है, इसलिए भी कि जब तक आपके पास जातिवार जनगणना नहीं है, जब तक आपके पास आंकड़े नहीं है, आप उपवर्गीकरण करेंगे कैसे? आप क्रीमी लेयर इंक्लूड करेंगे कैसे? इस फैसले ने एक शब्द भी जातिवार जनगणना पर टिप्पणी नहीं की। और बिना आंकड़ों के अगर यह विभाजन होता है तो उस तरह की हकमारी को पैदा करेगा जिसमें क्राइटेरिया कुछ भी क्लियर नहीं होगी। ऐसा रोस्टर बनेगा कि टॉप क्लास की नौकरियों में वो पद खाली पड़े रहेंगे जिनको उनके लिए आरक्षित किया गया, जिनके लिए आज बड़ी पीड़ा उन लोगों में होती है जो आरक्षण विरोधी हैं, कि भाई आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचे जो सदियों से पीछे रह गए। उनके हिस्से का हक कोई और खा रहा है। कहां खा रहा, कितना खा रहा, कब से खा रहा? आंकड़े तो बताओ, डेटा तो रखो। ये तो चट्टी चौराहे पर आरएसएस और बीजेपी के लोग, सैकड़ों साल से जातिवादी लोग इस पे टिप्पणी करते रहे कि आरक्षण का हक यादव खा लिया, कुर्मी खा लिया, कुशवाहा खा लिया, मौर्य खा लिया, शाक्य सैनिक खा लिया, पटेल खा लिया, शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का हक जाटव खा लिया, ट्राइब के आरक्षण का हक मीणा खा लिया। कहां, कितना, कब? बिना आंकड़ों के ये चट्टी चौराहे की बहस सुप्रीम कोर्ट के जजों तक पहुंच गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिना आंकड़ों के अगर इस तरह के कोई नियम बन जाते हैं तो वो आरक्षण की मूल भावना के चरित्र पर हमला है। आरक्षण की मूल भावना आर्थिक आधार पर नहीं है। इसलिए बिना जातिवार जनगणना के इस तरह की कोई टिप्पणी भारी पड़ेगी। और इस पूरे समुदाय में इस बात को खासी तौर पर नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है कि आप उनकी पहचान, उनके स्वाभिमान और उनके सम्मान के अधिकार की लड़ाई पर हमला कर रहे हैं। और हमला वो कर रहे हैं जो निर्णय में शामिल नहीं है। उस निर्णय में आदिवासी, दलित और पिछड़े कितने हैं? उस 7 जजेस में, उस सुप्रीम कोर्ट में, प्रोफेसरों में, वाइस चांसलर में, डॉक्टर में, इंजीनियर में, आईआईटीज में, आईआईएम में, वो अपने कोटे के बराबर कहीं नहीं पहुंचे। और कोटे में क्रीमी लेयर ला दो, कोटे को बांट दो। ये तर्क तो आरक्षण को कमजोर करने का तर्क है जो चट्टी चौराहा से चलकर सुप्रीम कोर्ट की महान न्यायपालिका में पहुंच गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखना दिलचस्प है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के बीच इस देश के 90% बहुजन अपने बच्चों के हक अधिकार को लेकर, कल को मिलने वाले आरक्षण के लाभ या हानि को लेकर कितने सजग और कितने जागरूक हैं।
कितना वो इस मुद्दे पर बात कर पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, और कैसे 2 अप्रैल का भारत बंद उन्हें फिर से याद दिला सकता है। याद रखिएगा, अगर आज नहीं जागे तो कल जागने लायक भी नहीं बचेंगे। फिर एक दूसरे के भीतर लड़ते रहेंगे। ओबीसी को ओबीसी से लड़ाने वाले, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट की बाकी जातियों के खिलाफ दुश्मन बना देने वाले, ट्राइब में कुछ जातियों को बाकी के खिलाफ लड़ा देने वाले खुश हो जाएंगे, और हम आपस में लड़ते रह जाएंगे कि हाँ, हक किसने किसका कितना छीन लिया। और असली दुश्मन जरूरतमंद, वंचितों, शोषितों के आपस की लड़ाई को देखकर सारा फायदा उठाते रहेंगे। समझदार को इशारा काफी। शुक्रिया।